हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। और आज हम ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोफेशनल एथिक्स सेकंड, जो कि 8 सेमेस्टर में आता है और इसके पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। और जिसको लगता है कि नहीं करनी पड़ती, उसको बता दूं कि कुछ लिखने के लिए 12 नंबर का हमें आना चाहिए। और कहानी कुछ भी बना देंगे, बहुत रिस्क होता है उसमें। और थोड़ा सोच के लिखेंगे, थोड़ा पढ़ के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें तुम्हें यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर रहा हूँ मैं। जितना भी यूनिट 1 और यूनिट 2 के बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो PYQ हैं, मतलब जो पहले आ चुके हैं, उन्हीं के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसको। तो आ जाओ, शायद 12 क्वेश्चन हैं लगभग यूनिट 1 और 2 के, 6 दोनों के। तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन ह्यूमन लाइफ। तो हमारी ह्यूमन लाइफ में वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ है ना। तो वैल्यू जो है वो बिलीव्स एंड प्रिंसिपल हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, डिसीजन और एक्शन। तो अगर तुम्हारे वैल्यूज़ अच्छे होंगे तो सही बिहेवियर रहेगा, डिसीजन सही ले पाओगे और एक्शन भी सही होगा। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में काफ़ी अच्छा रोल है इनका, और हेल्प करते हैं हमें सही गलत का पता लगाने में, जिससे कि हमारी एथिकल चॉइस होती है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए, तुम्हारे लिए जो सही है वो बहुत से लोगों के लिए नहीं होगा। तो कुछ लोग जानवरों को मार के उनको मज़ा आता है, तो वो वैल्यूज़ के तो खिलाफ जा रहे हैं, मगर उनको मज़ा आ रहा है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ। हमारी लाइफ की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, हम भटके रहते हैं हमेशा। तो वैल्यूज़ होंगी तो डायरेक्शन पता चलेगी। असेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्ज़ाम्पल कि हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करें, या हम सभी की खुशी में अपनी खुशी देखें, ऐसा कुछ बिहेव रखने वाला, उसका अलग ही ग्रोथ माइंडसेट होगा। ठीक है, अब इसके काउंटर पार्ट भी हैं, तो वो डिबेट का टॉपिक हो जाता है। मोर ओवर, वैल्यूज़ हेल्प अस इन बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। जैसे फैमिलीज, फ्रेंड के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप रख पाना। इन शॉर्ट, वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो हमारी लाइफ का फाउंडेशन है वैल्यूज़, और विदाउट देम वी वुड लैक अ मॉरल कंपास एंड स्ट्रगल इन अ लीड ऑफ पर्पसफुल लाइफ। तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये नहीं क्लियर हो पाएगा अगर वैल्यूज़ तुम्हारी क्लियर नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मैनी एस्पेक्ट ऑफ हारमोनी इन लाइफ। लाइफ में हारमोनी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और हाउ डू यू गो अबाउट लीडिंग अ हारमोनियस लाइफ। तो हारमोनियस लाइफ से तुम क्या समझते हो। तो हारमोनी इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड पीस दैट एग्जिस्ट विद इन अस एंड बिटवीन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो गांधी जी भी हारमोनी को बहुत सपोर्ट करते थे। इसका मतलब होता है कि बैलेंस और पीस रहना, किसमें, हमारे अंदर और वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, देयर आर मैनी आस्पेक्ट ऑफ हारमोनी दैट आर क्रूशियल फॉर लीडिंग अ हारमोनियस लाइफ। बहुत से आस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्टली, इट इज़ एसेंशियल टू कल्टिवेट इनर हारमोनी बाय बैलेंसिंग अवर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। ठीक है, कोई चीज़ एक्सट्रीम कर लेना, ये दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। और तुम्हें अपने फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स को कंट्रोल करना, दिस इज़ अबाउट बैलेंस। ठीक है, एंड वी कैन डू दिस बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। बहुत लोग हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के पेपर में लिख देंगे मेडिटेशन, मगर करेंगे नहीं। तो देखो, तुम्हारे दिमाग को किस तरह से ट्रिगर करने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर के थ्रू या इस सब्जेक्ट के थ्रू, तो एटलीस्ट ट्राई करना। सेकेंडली, इट इज़ क्रूशियल टू स्टैब्लिश हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स बाय कल्टिवेटिंग एम्पैथी, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, सामने एम्पैथी आए, मतलब हमें सच में महसूस हो कि सामने वाले को क्या बीत रही है, तो हम अपनी तरफ से ऐसा ना हो इसका कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि लोग पत्थर मार देते हैं किसी जानवर को, तो अगर एम्पैथी होगी तो ये कोई सवाल ही नहीं उठे, ऐसा कोई थिंकिंग ही नहीं आएगी। तो दिस इज़ अबाउट हारमोनी, है ना। इट इज़ क्रूशियल टू स्टैब्लिश हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स, और अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट्स को। अच्छा लिसनर बनना, जो तुम सुन रहे हो उसको ऐसे नहीं कि जे तू ज्ञान मत दे और मेरे को बता पेपर में क्या लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई थिंकिंग भी होती है, तो वो तो तुम्हें पता ही है क्या लिखना है। यही चीज़ें हैं, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एंड शावरिंग अप्रिशिएशन फॉर अदर्स। थर्डली क्या है, लिविंग इन हारमोनी इज़ नेचर विद नेचर इज़ एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, देखो 3 पॉइंट्स बता चुका हूँ मैं तुम्हें, और शायद ही तुम्हें याद होगा जैसे ही मैं कवर कर दूंगा। तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुम बार बार रेफ़र करो। ठीक है, इंसान एक चीज़ को एक बार में ही समझ के लिख देगा तो बहुत मुश्किल है। वो पेपर में शॉर्ट टर्म हो जाता है, मगर आगे भूल जाएंगे।
अगर तुम एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो प्रेफर करो लिख लिख के देख लो कि ये जो 3 पॉइंट डिस्कस करें। तो हमारा फिज़िकल और मेंटल वेलबींग जो है वो एसेंशियल है नेचर में बैलेंस कर पाना, ठीक है। तो माइंडफुलनेस ऑफ आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस इट, उसको कम करना और रिसाइकिल कंजर्व करना एनर्जी को। टू लीड हारमोनियस लाइफ वन नीड टू प्रायोरिटाइज सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए, इमोशनल रेगुलेशन एंड एम्पैथी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। कोई इमोशनल यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है तो ज़रूर नहीं कोई बहुत इमोशनल है रोने लग जाता है, नहीं, ऐसे जो बदले की भावना रखते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो वो वाला पर्सपेक्टिव ही आ जाता है हारमोनी की बात होती है तो। इट रिक्वायर्स अस टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड रिलेशनशिप, मेंटल इथिकल डिसीजन मेक इथिकल डिसीजन, कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। एंड इन इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट एक्वायर कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है, जिसमें हमें सच में मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बट द रिवॉर्ड एंड सिग्निफिकेंट इंक्लूड इम्प्रूव्ड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जिससे कि हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग इंक्रीज़ होगा, बेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैंने इसको इंक्लूड करना मतलब पढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ है, दम है सवाल में। कि सवाल है कि ये टेलीविज़न चैनल अंडरटेक अ स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, टेलीविज़न चैनल है वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द स्पीच एंड एक्शन ऑफ अ पर्सन विद अ हिडन कैमरा विदाउट द पर्सन नॉलेज। काफ़ी होते हैं यूट्यूब पे प्रैंक हो गए या फिर अब टेलीविज़न पे पुराने हुए करते थे, अभी भी होते हैं, तो बताने उसकी नॉलेज के बिना काम हो रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन इज़ टू ब्रिंग आउट द करप्शन फॉर द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है, कि वो करप्शन कर रहा है, इस चीज़ को निकलवाना है। और इज़ द ऑपरेशनल इथिकल, क्या ये इथिकल चीज़ है? स्टेट व्यूज़ फॉर एंड अगेंस्ट दिस ऑपरेशन। तो आजकल तुम देखते होगे कि बहुत यूट्यूब पे ट्रेंड रहता है ये चीज़ कि वो कि कैसे चीट कर रहा है बॉयफ्रेंड, तो उसके लिए हिडन कैमरास लगाते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं। तो तुम्हारी राय क्या है इसमें? ठीक है, तो अपना पर्सपेक्टिव रखना, इसमें जो लिखा है वो बताता हूँ कि द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अ स्टिंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाय टेलीविजन चैनल आर द मैटर ऑफ डिबेट, डेफिनेटली। ठीक है, पहली बात है टेलीविज़न चैनल या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि एकदम अगर कोर्ट या लीगलाइज टर्म में बात करो कोई सेंस नहीं रखती है। तो ऑन द वन हैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन इज़ टू एक्सपोज करप्शन प्रैक्टिसेस एंड होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, ठीक है, जो करप्शन प्रैक्टिस है उसको एक्सपोज करना। और दिस कैन बी अ सेंस ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टू आर प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सोसाइटी, है ना, मतलब इंसान कितना ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने वो कैसे बन के जाता है और अंदर कैसा है, इस चीज़ को अकाउंटेबल रखना। दिस कैन बी अ सेंस ऑफ पॉजिटिव स्टेप। दूसरे हैंड में द मेथड यूज टू कंडक्ट द स्ट्रिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग समवन स्पीच एंड एक्शन विदाउट देयर नॉलेज। तो सोच रहे हो इसके कितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ ओयो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिना पता लगे काम हो रहा है। दिस कैन बी सेंस एज एन इन्वेजन इन प्राइवेसी, तो ये इन्वेजन इन प्राइवेसी का केस हो सकता है और वायलेट करता है राइट्स को। दोज हु सपोर्ट द ऑपरेशन आर्ग्यू दैट इट इज़ नेसेसरी टूल फॉर अनकवरिंग करप्शन, ठीक है, जो सपोर्ट करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को कहेंगे सही बात तो है, पकड़ा गया, ट्रांसपेरेंट था नहीं तो पकड़ा गया। एंड रॉन्ग डूइंग एंड दैट द पब्लिक हैज़ अ राइट टू नो द ट्रूथ, और लोगों को सही जानने का हक है। They may also argue that if a person being recorded is engaged in illegal activity, then they have no right to expect privacy, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कोई प्राइवेसी में रह ही नहीं गया है। तो दोज हु आर अगेंस्ट द ऑपरेशन आर्ग्यू दैट इट वायलेट्स द पर्सन राइट इन टू प्राइवेसी एंड दैट द एंड डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं करता है। दे मे ऑल्सो आर्ग्यू दैट द ऑपरेशन इज अनएथिकल बिकॉज इट इन्वॉल्व डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेट करा जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि करप्ट बंदा है तो अच्छा हुआ पकड़ा गया, है ना, ऐसा थिंकिंग आ रही होगी। टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ती है उससे कोई शक नहीं, ठीक है,
लोग देखना पसंद करते हैं मसालेदार चीज़ें, उससे कोई शक नहीं। तुम भी कहोगे कि तुम भी अपने आप को कंपेयर कर रहे होगे दिमाग में कि हाँ मैं करप्शन करता तो मैं भी पकड़ा जाता, कोई बुरी बात नहीं थी। मगर तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन याद दिला दूँ ना, जब तुम सच में एकदम फ्रैंक हो रखे हो और तुम कुछ भी बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग अब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ करते हैं मगर अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने नहीं करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो कि तुम रेडी नहीं थे, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कुछ बहुत ही ऐसी बात बोल दी जो तुमने तो मज़े में बोली थी मगर तुम्हें पता नहीं था सच में रिकॉर्ड हो रहा है, तो कितना बड़ा ट्रबल हो जाएगा। तो ये प्राइवेसी पे दिक्कत तो कर रहा है ना। तो ये मैनिपुलेशन का भी काम होता है। जब टीवी में आपस में बातें होंगी लोगों में, तो वो क्या करेंगे कि ऐसी बातें बुलवाएंगे कि पता चले हाँ ये कितना करप्शन करता है, तो मैनिपुलेट ही तो करेंगे। फोर्थ, बिजनेस एंड इथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। बिजनेस और इथिक्स एक साथ नहीं चलते हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन। डिस्कस द स्टेटमेंट, गिव रीज़न। तो स्टेटमेंट क्या है, बिजनेस एंड इथिक्स साथ में नहीं चलते हैं। एक कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, बहुत से बिजनेस नहीं लेके चलते इथिक्स को। एंड ओपिनियन ऑन मैटर वेरी वाइडली। ऑन द अदर हैंड देर आर दोज हु आर्ग्यू दैट बिजनेस आर प्राइमरी फोकस ऑन मेकिंग प्रॉफिट एंड दैट एथिकल कंसिडरेशन ऑफन टेक अ बैक सीट। ठीक है, बहुत बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर तुम इसको बिज़नेस को एक छोटा सा बिज़नेस लेके चल रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सॉन्ग इंडस्ट्री, ना जाने क्या जो तुम अपने डेली लाइफ में 12 घंटे कंज्यूम करते हो, वैसी चीज़ों की भी बात हो रही है। तो बहुत बड़ा रीज़न है इसका, ठीक है। फिल्म के हर एक वो डायलॉग जो इथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यूट्यूब के हर वो वीडियो जो इथिक्स को फॉलो नहीं करती है। तो अदर हैंड में क्या है, देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट इथिक्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, अगर एक हरियाणवी गाने में एक गन चल रही है तो क्या ये इथिक्स है ना। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इतना एडवांस हुआ होगा अभी एल्गो। पकड़ ले जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होप ना पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसी बातें जो है वो ट्रिगर करती हैं एल्गो को। इतना एडवांस जो हो चुका है एआई। एनीवेज, तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इथिक्स मेंटेन करके रखे। दे मे आर्ग्यू दैट बिजनेसेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एथिकली, कस्टमर के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। दे मे ऑल्सो आर्ग्यू दैट बिजनेस दैट प्रायोरिटाइज एथिक्स मे एक्चुअली बी मोर सक्सेसफुल इन लॉन्गर रन। तो आगे जाके दिक्कत कम आएगी, है ना। अभी वो एथिक्स के साथ गलत खेल रहे हैं तो आगे ट्रबल हो सकता है। एज कंज्यूमर आर increasingly conscious of ethical consideration when making परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। तो जो भी परचेज़ करते हैं उनको इथिकली माना कि बहुत से कंज्यूमर बेकार होंगे, मतलब वो ऐसा नहीं सोचते होंगे, मगर स्टिल 20% कैन अफेक्ट अ लॉट, ठीक है, जो पूरा दुनिया हिला देंगे। अल्टीमेटली वेदर और नॉट बिजनेस एंड इथिक्स कैन गो टुगेदर डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कंपनी एंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो एक साथ चल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, सम बिजनेसेस में प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर इथिक्स वाइल अदर में प्रायोरिटाइज इथिक्स ओवर प्रॉफिट। तो कुछ लोग इथिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ देखो, ह्यूमन बीइंग्स इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एक्सप्लेन। काफ़ी डीप क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स एक बार पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वो ख़त्म हो जाएगा कि मुझे इतना पैकेज चाहिए। तुम्हारी वो चीज़ें मरने लगेंगी जो तुम्हें चिली पटेटो खाने के लिए कहती हैं। मतलब इन द सेंस कि अगर तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो बॉडी को सुख देने वाली चीज़ें हैं, वो सब तुम्हें हल्की लगने लगेंगी, ठीक है। द ह्यूमन बीइंग इज़ कंसीडर्ड टू बी अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, वेयर द सेल्फ रिफर टू द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, थॉट्स, इमोशंस, वाइल बॉडी रिफर टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। जो हमारे अंदर जो दिमाग काम कर रहा है, जो हमें कह रहा है कि अब ये कर, अब वो कर, अब ये कर, ठीक है, अब ये वीडियो देख, अब इसको हटा यहाँ से, ठीक है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तुम इसको आधा देख रहे हो या थोड़ा बहुत देख रहे हो, पक जा रहे हो, तो काम करना, वो कान में लीड लगा के कहीं चलते फिरते रहना, ऐसा ऐसा कर लेना, ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि बैठे हुए इंसान को स्क्रीन जो है रुकी हुई पसंद नहीं आती है, मैंने देख रखा है। तो वीडियो को मत ही देखो, आवाज़ ही सुन लो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो द सेल्फ एंड बॉडी आर इंडिपेंडेंट एंड बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो द सेल्फ विच इज़ इनटेंजिबल एंड इमटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटी। जो सेल्फ है, जो हमारे अंदर की बात है, मतलब कैसा अंदर, जिसमें कॉन्शियसनेस, हमारे कंसाइंस जो है, हमारे थॉट्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, उनकी बात है। तो वो जो सेल्फ है वो मेटीरियलाइज नहीं है। ठीक है, वो किसी मटेरियल में तब्दील नहीं हो सकता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटी, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, परसेप्शन है ना, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटी एंड इट सर्व्स अ मीडियम फॉर सेल्फ टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। सामने वर्ड सामने दुनिया के इंटरेक्ट कर पाना वो बॉडी करती है। हम जो मुंह से बोलते हैं वो हमारे थॉट्स प्रोवोक होते हैं, मगर सामने बॉडी रिप्रेजेंट करती है। एक्सप्लेन द टर्म प्लूरलिज्म, प्लूरल मैं बोल नहीं पा रहा, प्लूरलिज्म, प्लूरल प्लूरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो पीज़म इन इंडिया रिफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन, कल्चरल, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विद इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में डाइवर्स, अलग अलग भिन्न प्रकार के रिलीजियस, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ का एग्जिस्ट करना। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड प्लूरलिज्म जो है एक क्रूशल आस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अलाउज इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, जो भी वो चाहते हैं। ठीक है, तो रिलीजन का हो पाना, वैल्यूज़ का हो पाना, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ का, कल्चर्स का हो पाना। मैंने अभी एक लिस्ट देख रहा था मैं कि इंडिया में जो है हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, अराउंड 55%। मतलब ये डेटा पुराना भी है, मतलब तुम एग्जैक्ट मत लेके चलना। फिर इंग्लिश बोलने वाले हैं, उसके बाद बंगाली बोलने वाले हैं, और एट द लास्ट जो है वो मैंने देखा कि शायद मराठी थे। तो दिस काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज़ देयर इन इंडिया। तो ये ग्राफ बना के दिखा सकते हो तुम, वाई नॉट। जो तुम्हारे पास नॉलेज है उसको वेस्ट थोड़ी करना है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द एमर्जेंस ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, अदर्स। और प्लूरलिज्म हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कंट्री आइडेंटिटी। हमारा विभिन्नता में एकता नारा जो है इस वजह से ही लग पाया क्योंकि हम प्लूरलिज्म पे विश्वास रखते हैं, एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया कल्चर एंड सोशल रिचनेस। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारे तुम्हारे अगर रिलीजन में 4 फेस्टिवल हैं और सामने वाले रिलीजन में 8 फेस्टिवल हैं, तो तुम देख रहे हो 12 फेस्टिवल तुम मना सकते हो। और फेस्टिवल तो खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं, तो 12 एक्स्ट्रा दिन खुश हो पा रहे हो, 8 एक्स्ट्रा दिन खुश हो पा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें। डिस्क्राइब, खुशी तो है, हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, गेजेटेड हॉलीडेज़। 7th पे आते हैं, डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट लेवल ऑफ आवर लिविंग इन हारमोनी। पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। लिविंग इन हारमोनी इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ पीसफुल एंड बैलेंस रिलेशनशिप विद सेल्फ, अदर एंड नेचर। ठीक है, खुद के साथ, दूसरों के साथ और नेचर के साथ पीसफुल रिलेशनशिप रखना। देयर आर 4 डिफरेंट लाइव्स ऑफ लिविंग इन हारमोनी। पहले है पर्सनल, फिर सोशल, फिर इन्वायरमेंटल, फिर है यूनिवर्सल। ठीक है, जो वासुदेव कुटुंबकम है वो यूनिवर्सल है, तुम पढ़ सकते हो, इसके पॉइंट्स ही देना काफ़ी था। 8th है, बी इट टेलीविज़न, मैगजीन और द इंटरनेट, मीडिया इज़ ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, कहीं भी जाओ मीडिया प्रेजेंट होती है, अफेक्टिंग वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आजकल तो हर कोई एक मीडिया है। डिस्क्राइब द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सच मीडिया ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एज अ होल। तो किसी का परसेप्शन बिल्ड करने में मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी भी राय होगी जो तुम लिखोगे आंसर में। ठीक है, बेसिक चीज़ यही, किसी का परसेप्शन बिल्ड करने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसी को लगता है कि दिस इज़ ओनली द पाथ, दिस इज़ ओनली द पाथ टू भगवान को प्राप्त करना, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हमें अपना क्या करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, सो कॉल्ड। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जैसे सूरज जो है वो रोशनी देता है,
सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कोई चीज़ वापस हमसे मांगता नहीं है। वो उसने अब बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो सारा सामान दिया ही है, पेड़ों को भी, पेड़ों ने भी दिया ही है। बस अंतर ये है, पेड़ों को हम छू सकते हैं तो इसलिए काट दिया। तो मीडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और हमारी हर आस्पेक्ट में मीडिया का हाथ है। हमारे जो थॉट्स प्रोवोक होते हैं, एक्सपोजर टू वायलेंस एंड एग्रेशन, तो चिल्ड्रन हु वांट वॉच वायलेंट शो और प्ले वायलेंट गेम्स आर मोर लाइकली टू बिकम एग्रेसिव। तो मैं पावर रेंजर्स देखता था तो मैं किक मारता था अपने क्लासमेट्स को, ठीक है। तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर जब मैंने देखा कि हनुमान जी या क्या क्या है ना, कृष्ण भगवान वो सब माखन चुराते, दिमाग में यही रहता था कि हाँ कुछ चुराना है। देख रहे हो, अच्छी चीज़ें इंसान कम पकड़ता है। जो ध्यान करते थे हनुमान जी, वो वहाँ पे भी मेरा ध्यान गया, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही जाता हूँ, तो मैंने भी ध्यान किया, करता हूँ प्रैक्टिस। एक्सपोजर ऑफ वायलेंस हो गया, इंक्रीज मेटीरियलिज्म, ठीक है। मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को, गाड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं गाड़ी बाइक ही मटेरियल होता है, आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें मटेरियल हैं, आई कांट नेम देम। नेगेटिव बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सही नहीं दिखता हूँ, बाकी दुनिया सही दिखती है। वाई डू यू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। जेब बेजोस टकला है, उसकी शादी हो रखी है ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट शादी, मगर मैं बता रहा हूँ कि जेब बेजोस है, उसकी शक्ल मैटर नहीं करती है। कुणाल शाह है, वो कितना मोटा है मैटर नहीं करता है। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत चीज़ों का स्प्रेड होना, प्रोपोगेंडास, क्या बोलूँ, जो राठेस की वीडियो देखते ही हो आप, है ना, मोहन मंगल, नीतीश राजपूत, बहुत लोग हैं। अच्छा, एक और भी है शायद, गोस्वामी, शिवम गोस्वामी, ऐसे कोई है। एडिक्शन, देखिए एडिक्ट तो होते ही हैं, लीडिंग टू नेगलेक्ट ऑफ रियल लाइफ रिलेशनशिप। घर में मम्मी सामने है मगर फ़ोन दोनों का ही मतलब ध्यान दोनों का ही फ़ोन में है। देयर दीज नेगेटिव इफेक्ट्स हैव अ सेवरल इम्पैक्ट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट्स देने का काम था मेरा। कॉन्सेप्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, रिपीट हो रहा है, लिख पाओगे ना तुम, पढ़ लो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। 10th पे आते हैं। रोल ऑफ फैमिली, टीचर एंड ट्रेडिशन इन वैल्यू डेवलपमेंट, क्या रोल है फैमिली का, टीचर का। तो फैमिली, टीचर एंड ट्रेडिशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। पेरेंट एंड फैमिली मेम्बर इम्पार्ट वैल्यूज़, ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो ये सारी वैल्यूज़ देते हैं। टीचर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ में। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं तो नखरे करते हैं, मगर टीचर की सुन लेते हैं कुछ केसेस में, किसी टीचर को आइडल मानते हैं। ट्रेडिशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑल्सो शेप एन इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। जो तुम्हारे थॉट्स आते हैं, इनर थॉट्स ना, उनको पेन डाउन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनीवेयर, नॉट ओनली ऑन ह्यूमन वैल्यूज़। 11 देखो, एलाबोरेट एन इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेक ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क असाइनमेंट मैनेजमेंट। इंजीनियर का क्या रोल है, कोई मैटर नहीं, वो केमिकल इंजीनियर हो या कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो इंजीनियर का रिस्क और सेफ्टी असाइनमेंट में क्या रोल है कि वो डिज़ाइन और डेवलप करे ऐसे स्ट्रक्चर को जो रिलायबल हो, जो सेफ़ हो। इंजीनियर मस्ट कंसिडर सेफ्टी एंड रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग एंटायर डिज़ाइन। हम हमेशा सोचते हैं कि एक लिफ्ट बन रही होगी जिसमें लिफ्ट गिरने का खतरा है, इसकी बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है। जो पेमेंट गेटवे के थ्रू क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर होती है, वहाँ पे भी रिस्क है, ठीक है। जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं, एक FISSAI, फसी ऐसे करके नाम है, जिसमें सारे खाने के प्रोडक्ट, जैसे हॉलमार्क लगता है वैसा ही खाने के प्रोडक्ट का हॉलमार्क है, तो वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है, तो एडल्ट्रेशन चेक होती है। डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज़ आखिरी क्वेश्चन फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल भोपाल गैस ट्रेजरी की। तो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर थी जो 2-3 सितंबर 1984 1984, कोई आसपास की डेट या कोई पैटर्न याद कर लो, या ऐसे कर लो कि 9 में से 1 गया तो 8 होता है, और 8 का आधा 4 होता है, जो भी है अपना तरीका है। एक
पेस्टिसाइड प्लांट ओन बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो पेस्टिसाइड का प्लांट था। हम जनरली सोच के चलते हैं कि एटॉमिक प्लेसेस जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का रहते हैं वहीं पे ऐसा कुछ खतरनाक हो सकता है, मगर यहाँ पेस्टिसाइड का काम चल रहा था। डिजास्टर रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट, सोचो जो तुम्हारा कूड़ा है, जो कूड़े वाला उठा के ले जाता है, जहाँ डंप होता है, उस कूड़े को भी ऑपरेशन होता है, उस कूड़े पे भी, है ना, उसको डिग्रेड करा जाता है, उसको डिसइंटीग्रेट करा जाता है, जो फ्यूम्स होती हैं उसको कलेक्ट करा जाता है। उसको कहाँ कैसे काम करा जाता है अभी कोई आइडिया नहीं मेरे को, मगर जानना चाहूँगा, है ना। तुम भी ऐसी चीज़ों में क्यूरियस रहना, क्योंकि जो कूड़ा है वो इकट्ठा होके कहाँ जा रहा है, वो जो फॉसिल्स के फॉर्म में हज़ारों साल लगेंगे, वो क्यों सॉइल ख़राब कर रहे हैं, है ना। सॉइल ख़राब हो रही है एट द एंड, क्या करें उसका। तो कौन सी गैस थी, पहला क्वेश्चन यही आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ठीक है, दैट किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मैनी। बहुतों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। द फैक्टर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थे, नेग्लिटेंस एंड लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। नेगलेक्ट करा गया है, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं दिया गया है। हम टायर में हवा भरते हैं, पता तब चलता है जब टायर फटता है बहुत तेज़ी से, अगर किसी को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ होगा तो। साइकिल की बात कर रहा हूँ या गाड़ी का, जो भी है, ठीक है। तो नेगलेक्ट करते हैं हम चीज़ों को, सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, द प्लांट हैज़ वेरियस टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे फॉल्ट डिज़ाइन, पुअर मेंटेनेंस, जिसके लिए उन्होंने अलग से पैसे लगाने की नहीं सोची, ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एडिक्वेट रेगुलेशन नहीं थी। आजकल तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, आजकल इन द सेंस कि मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल, मतलब ऐसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, जस्ट कह रहा हूँ कि अगर एक किराने की दुकान में भी चलती है या कोई गेहूँ वगैरह कोई ऐसा सामान बेचता है तो उनके भी क्वालिटी टेस्ट होता है जो सामान आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड डिड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिज़ास्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। एंड इट मैनेजमेंट ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम टू वर्कर इन इंडिया गवर्नमेंट। यही हमेशा होता है, एट द एंड जिसको सच में इफ़ेक्ट पड़ा है उसी को इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो ऊपर की पोस्ट के लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तो भले ही अभी तुम ये सुन रहे हो तो बीटेक कर रहे होगे, है ना, कोई सी भी स्ट्रीम हो, कोई बात नहीं। ये मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि यहाँ कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे नहीं हैं, यहाँ सभी बच्चे आएंगे। बस मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा कि तुम पहले तो रहोगे वर्कर, मगर उससे जल्द से जल्द बाहर आना है, वर्कर नहीं रहना। और साथ में 1-2 जितने भी हो सकें और वर्करों को भी ऊपर लाना है, ज़्यादा देर तक वर्कर नहीं रहना। मैं देखता हूँ लोग जो हैं ऐसी ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन के लिफ्ट के बटन दबा रहे हैं सुबह शाम। लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट जा रही है नीचे, और इट इज़ ऑन हॉस्पिटल या जिस भी जगह पे है, ठीक है। लिफ्ट का बटन दबाना में कोई दिमाग नहीं लगता। सेकंड फ्लोर वो बोलेगा तो इवन इंसान भी खुद दबा सकता है। मैं तो हैरान था कि यार ये काम तो मैं भी कर लूँगा, इसके लिए आदमी रखा है। माना कि अगर कोई अटक गया तो उसको, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं, मगर फैसिलिटी बेटर करने के लिए उस इंसान की क्या दोष है ना, जिसको ऐसे रिपीटेड काम करना पड़ रहा है। ठीक है, स्कोप हो सकते हैं, और क्या पता माइंडसेट अच्छा हो कि मैंने उस पैरामीटर पे देखा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर, देयर वॉज अ प्रेशर ऑन यूनियन कार्बाइड, हाँ, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे, लोअर कॉस्ट पे, विच मे हैव लेड टू कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जो कि सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। वर्कर की सेफ्टी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों पे काम होता है, वर्कर की सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ख़राब हालत रहती है, आजकल भी मैं देखता हूँ, आजकल भी लोग 200 रुपये ओवर, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं 200 रुपये के लिए। ये नहीं देख रहे कि वो पिछले 10 घंटे से लगे पड़े थे, वो 11 घंटे एक्सटेंड करवाते हैं उनसे काम, और इतना लालच देते हैं कि जो पिछले 10 घंटे में जितना पैसा मिला, 200 रुपये तुम्हें 1 ही घंटे में मिल जाएगा। तो कितना बड़ा एक ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना दिक्कत है। एक चीज़ समझ लो दोस्त, कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा होगा मज़ा नहीं है, तुम्हारे पास हेल्थ अच्छी होगी मज़ा है।
आज अनिल कपूर, अक्षय कुमार तुम्हारे फादर की उम्र का होगा, स्टिल सारी सुख सुविधा ले सकता है। ठीक है, तो इकिगाई पढ़ो। मैं तो पढ़ रहा हूँ मगर थोड़ा बोर हो जाता हूँ उसको पढ़ के, मगर धीरे धीरे ही पेशेंस है, क्योंकि तुम क्रक्स तो ले लोगे कोई भी समरी की वीडियो देख के, मगर पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा पेशेंस डेवलप करना इज़ द मेन एम। बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते हैं 2x पे चीज़ों को और देखते हैं कि आदमी कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, और जब हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो ऐसा लगता है समय रुक सा गया है, हम इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, दुनिया आगे निकल रही है, फोमो हो जाता है। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग जिसने सुना है। ठीक है, जिसने नहीं सुना है, जिसने भी सुना है भाई बहुत बहुत थैंक्स कि बेयर करा मेरे को। और मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें दिल खोल के बोलने का। तो मैंने तो अपना ज़रिया ये ले लिया है, तुम भी अपना एक ज़रिया बनाओ। जैसे तुम्हारे पास अगर दोस्त वोस्त हैं, जैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे करके तुमसे बात करता हूँ, और तुम्हारे पास दोस्त हैं तो उनके इनपुट, अपने रिव्यूज़, आपस में बातचीत करो बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई कांच के गिलास में कुछ डाला हुआ हो तभी बात हो, है ना। जब चिली पटेटो सामने रखा हुआ हो तभी बात हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसे ही बैठो। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बड़ी इम्पॉर्टेंट देखी है, ह्यूमन वैल्यूज़ के तहत बता रहा हूँ कि कम खाओ यार, मज़ा आता है जीवन में। तुम्हें चीज़ें दिखती हैं क्रिस्टल क्लियर। मैं ठूस लेता था, जो बिस्कुट आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, खा लिया, उसके बाद नहीं, दुनिया अच्छी नहीं दिखती। और मैं कह रहा हूँ बाहर जब जाओगे ना, तो एक लक्ष्य लेके जाओ, ऐसे ही घूमो मत। ठीक है, मतलब अगर एक तुमने फिक्स फ्रेम ले रखा है कि हाँ मैं इस टाइम में जाऊँगा बाहर और इधर उधर घूमूंगा, जो मन करेगा वो करूँगा, ठीक है, डेली का नहीं है ये, कुछ टाइम के लिए, और तुमने अपने आप को समझा रखा है कि ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, कभी चाउमीन की खुशबू आती है, खा के आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद घर आके जो है मन चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारे दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये सोचो जो चाउमीन खरीद रहे हैं, पहले तुम खड़े रहो वहाँ पे, तुम देखो कौन कौन लोग खरीद रहे हैं, फिर तुम अपने आप को कंपेयर करो, क्या तुम इस लेवल के हो क्या, मतलब तुम्हें ये बनना है क्या। मैं देखता हूँ चाउमीन जो खरीद रहा है, या कोई भी एग्जांपल ले लो तुम यार, छोले भटूरे ले लो, वो लड़का जो है वो काम करता है एक मकैनिक्स की दुकान पे। बुरा नहीं है काम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक मकैनिक की दुकान पे काम करना बुरा है, मगर एक खुद को सोचो ना, तुम्हारा लेवल क्या होना चाहिए। तुम्हारा लेवल ताज होटल होना चाहिए, तुम्हारा लेवल हल्दीराम होना चाहिए। ठीक है, तो उतना पैसे लाओ। ठीक है, पैसा इज़ द थिंग, और वो आएगी कम खाने से, अच्छा सोचने से। पानी पियो यार, बाय।